नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव गुलेरिया यहाँ पर कविन आलिशा को जिस कमरे में उसे कैद कर रखा गया था उसी कमरे में अभी अपने कुछ खट्टी मीठी यादों को यही सोच रहा था कि राजीव गुलेरिया को यहाँ पर देखकर जब महेंद्र उसे बुलाने के लिए आता है तो वो उस कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दरवाजा खोलने के बाद अब महेंद्र कहता है, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगे? अब महेंद्र की ये बात सुनकर राजीव उसे अंदर बुलाता है। अब महेंद्र कहता है, यार हद ही है, तुम यहाँ पर इसी कमरे में ही क्यों आलिशा की यादों से जुड़े हुए हो? क्योंकि पूरे के पूरे पैलेस में ही उसी की ही तो यादें हैं। चाहे तुम कर्टेन देख लो, चाहे तुम खाना देख लो, क्योंकि कर्टेन का तो समझ में भी आता है, लेकिन हमारा हेड शेफ तो तब से उसी की ही पसंद का खाना बना रहा है। अब यहाँ पर महेंद्र जिस तरह से कविन आलिशा की पसंद से परेशान हो गया था, उसे सुनकर अब एकदम से राजीव गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और ये देखकर अब महेंद्र उसे पूछता है, क्या हुआ है राजीव? आरजी, क्या सोच रहे हो तुम? अब महेंद्र की ये बात सुनते ही तभी आरजी ने कहा, कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि मेरे दोनों ही बच्चे मुझ पर ना जाकर वो अपनी माँ पर गए हैं। अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अभी महेंद्र ने कहा कि आलिशा को देखने के बाद भी तू सच में यही कह रहा है भाई? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस हिसाब से वो यहाँ पर ऑर्डर दे रही थी उस हिसाब से ऐसे ऑर्डर तो सिर्फ राजीव ही दे सकता है, उसके अलावा और कोई भी नहीं। इस बात को सुनकर अभी आरजी ने कहा कि बात वो नहीं है, खैर तू नहीं समझेगा जो मैं कहना चाहता हूँ। वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि विलेज मिशन के बाद मैं अब इस काम को करना ही छोड़ दूँ, क्योंकि अब मेरी तरफ से बस हो गया है, क्योंकि अब मैं बस इस विलेज के मिशन को ही पूरा करना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने इसी सारे इन बुरे कामों को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा सिर्फ एक ही मकसद होगा और वो होगा अपने बच्चों के साथ उस पल को एंजॉय करना जिसे शायद अब तक मैंने कहीं खो दिया था। मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनमें ही मैं आकाश और आलिशा का बचपन देख लूंगा, क्योंकि उनके बच्चों को देखकर ही मैं यही सोचूंगा कि मैंने आकाश और आलिशा का बचपन देख लिया है। क्योंकि वैसे उस समय को तो मैं वापस नहीं ला सकता, क्योंकि बीता हुआ समय तो कभी वापस आ ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, उनके बच्चों के द्वारा मैं उस पल को फिर से जीना चाहता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, जिसमें मेरे दोनों बच्चे आलिशा, आकाश और उनके बच्चे भी होंगे। अभी राजीव गुलेरिया के मुंह से ये बातें सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, तेरी फैमिली में क्या अब अंजलि नहीं होगी? क्योंकि अंजलि भी तो, ये बच्चे भी तो अंजलि से ही हैं, तो क्या अब तुम अंजलि को अपनी फैमिली में शामिल नहीं करना चाहते? महेंद्र के मन में जो आया उसने राजीव गुलेरिया से पूछ लिया, क्योंकि राजीव गुलेरिया की बातों में अभी अंजलि का कोई जिक्र ही नहीं था। उसे सुनकर अब महेंद्र के दिमाग में ये आया और उसने पूछा। महेंद्र की बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया ने कहा, वो कभी नहीं थी, अब उसका अपना एक अलग परिवार है, उसका एक पति है, उसके खुद के बच्चे भी हैं और अब तो उसकी बेटी की शादी भी होने वाली है। तो मेरे ख्याल से अब उसे किशन मल्होत्रा की अच्छाई का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि किशन मल्होत्रा सच में ही एक अच्छा इंसान है और अगर मैं उसे अपनी फैमिली में शामिल करूंगा तो वो किशन मल्होत्रा के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने भी अंजलि से कह दिया है कि तुम अपने परिवार को संभालो और अब मैं अपने परिवार को संभाल लूंगा। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया महेंद्र से पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर आए क्यों हो और मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या वो हो गया है? अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब महेंद्र ने कहा, तेरे पहले सवाल का जवाब कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो तेरी बेटी ने बाहर से ब्लू ऑर्चिड के फूलों को मंगवाया है जो माली तुझे बुला रहा है। और तेरे दूसरे सवाल का जवाब ये कहते हुए ही अब महेंद्र अपने कोट की पॉकेट से एक एनवलप निकाल कर कहता है
कि ये कुछ मोस्ट एलिजिबल बैचलर लड़कों की तस्वीर है। इनमें से एक लंदन का प्रिंसेस है। तू देख ले, तुझे जो भी पसंद आ जाए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें जो भी पसंद आए इनको देखने के बाद मुझे बता देना। मैं उसकी रानी साहिबा के साथ मीटिंग फिक्स करा दूंगा। वैसे तूने उसे पूछा है क्या कि वो शादी करना भी चाहती है या नहीं? क्योंकि तुझे देखकर तो मुझे लग रहा है कि तुम तो अब कविनालिशा की शादी कराना चाहते हो। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या कविनालिशा भी ऐसा चाहती है? क्या कविनालिशा अब शादी करना चाहती है? क्योंकि जहाँ तक मैं कविनालिशा को जानता हूँ वो अब तक शादी के लिए मना कर रही थी। महेंद्र की ये बात सुनते ही अभी राजीव गुलेरिया ने कहा, अरे वो मना कर रही है, मैंने उससे बात की थी, लेकिन मैं भी तो उसका पापा हूँ। मैं कैसे उसकी बात मान जाऊँ? वो मुझसे कहेगी कि पापा मुझे खाई में कूदना है, तो तुम ही बताओ ना महेंद्र, क्या मैं उसकी बात मान जाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने क्या मैं उसे खाई में कूद जाने दूंगा? नहीं ना। तो बस फिर जैसे मैं उसे खाई में नहीं कूदने दे सकता, तो अब उसकी शादी कराना भी तो मेरा फर्ज ही है। अब ये सुनते ही अभी महेंद्र ने कहा, भाई तेरी बात तो बिल्कुल सही है, अब चल नीचे। वो माली तेरा वहां पर काफी समय से वेट कर रहा है, क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर आया तो लेने के लिए ही था, लेकिन तुम्हारी बातों में मैंने भी यहीं पर ही समय लगा दिया। वो उन फूलों को लगवाए, और हाँ, मैंने वो तेरी फेवरेट गाड़ी जो कि आलिशा को पसंद आ गई थी, उसके ऊपर मैंने बिल्कुल जैसे उसने कहा था वैसा ही पिंक कलर करवा कर अब उसे राजमहल भिजवा दिया है। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया के चेहरे के ऊपर एक सच में ही समाइल आ गई थी। राजीव गुलेरिया को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो अब बदलने लगा था। वो बस अब अपने बच्चों के बारे में सोचने लगा था। अब वो महेंद्र से कहता है कि ठीक है फिर चलो जल्दी नीचे। ये कहते हुए ही अब राजीव गुलेरिया महेंद्र के साथ नीचे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में आयशा मारवा अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है, क्योंकि उस इंजेक्शन का अब उसके ऊपर असर कम होना शुरू हो गया था, जिससे अब उसे होश आ रहा था। तो उन्हें अब बीती रात धनंजय को जैसे ही उसने अपने सामने देखा था, वो सब बातें उसे एकदम से ही याद आ जाती है। इसलिए ये सब याद आते ही अब आयशा मारवा जल्दी से अपने बेड से उठकर सीधा ही बैठ जाती है। अपने बेड पर बैठने के बाद जैसे ही वो बेड पर बैठती है तो सावित्री जो कि अभी उसके कमरे में ही मौजूद थी, उसकी नजर अब एकदम से आयशा मारवा पर जाती है। अपनी मैडम को ऐसे एकदम झटके से उठता हुआ देखकर अब सावित्री कहती है कि मैडम आप ठीक तो है ना? देखिए इस वक्त आपको आराम करने की सख्त ही जरूरत है। अब सावित्री की बात सुनते ही अब आयशा ने कहा, अरे मैं ऐसे कैसे आराम कर लूं? बीती रात तुमने उन्हें देखा था ना? अपनी मैडम की ये बात सुनकर अब सावित्री आयशा से कहती है, हाँ मैडम मैंने देखा था उन्हें, अच्छी तरह से देखा था, इसीलिए ही तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, क्योंकि जब तक आप शांत नहीं होगी तब तक आप उन्हें अपनी आंखों से देखोगी कैसे? इसलिए उन्हें देखने से पहले आपको एक बार शांत होना पड़ेगा, और आपकी हेल्थ के लिए भी ये जरूरी है। इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए। सावित्री की बात को अनसुना करते हुए अब आयशा कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए वो जल्दी से अपने रूम के दरवाजे के पास जाती है और अब वो उसे खोल देती है। दरवाजों को खोलने के बाद अब वो जल्दी से उस रूम की तरफ जाने लगती है जहां पर धनंजय पीरामल को रखा गया था, जहां पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहीं अब आयशा मारवा के पीछे पीछे अब सावित्री भी चिल्ला रही थी, क्योंकि सावित्री का ये काम था। वो नहीं चाहती थी कि फिर से धनंजय को देखकर उनकी आयशा मैडम का ये हाल हो। इसलिए वो अब उन्हें पीछे से आवाज लगाते हुए कह रही थी, मैडम रुक जाइए प्लीज, मैडम प्लीज आप रुक जाइए। सावित्री की आवाज जब सभी के कानों में चिल्लाते हुए जाती है तो एक एक करके वो सभी भी अब अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी ये अंदाजा हो गया था कि शायद आयशा को होश आ गया है और वो फिर से उन्हें कोई पैनिक अटैक आया है। इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि आयशा मारवा दौड़ रही थी, तो वहीं सावित्री भी अब उनके पीछे पीछे ही उन्हें रोकते हुए दौड़ रही थी। अब तक आयशा धनंजय पीरामल के कमरे के पास आ गई थी और अब वो जल्दी से दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है कि धनंजय अभी भी अपनी गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि अनिका ने उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। इसलिए उन्हें ऐसे नींद में सोता हुआ देखकर अब आयशा के कदम एकदम से ही वहीं रुक जाते हैं और वो धीरे धीरे अपने कदमों
को धनंजय की तरफ लेकर जाने लगती हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो धनंजय के पास वाली चेयर के पास आती हैं और अब वो वहां पर आने के बाद अब वो उस चेयर पर आराम से बैठ जाती हैं। आयशा अब अपने हाथों से अब धनंजय को छू कर देख रही थी। उसे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि धनंजय ठीक है, क्योंकि आयशा मारवा तो आज तक समझ रही थी कि धनंजय इस दुनिया में ही नहीं है। इसलिए अब उसके मन को समझाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि ये सच में उसका धनंजय ही है। अब तक वहां पर सभी आ गए थे। इधर रेखा मौसी ने वहां पास ही खड़े अब सर्वेंट से कहा कि तुम रोहित और अनिका के रूम में जाओ और उन्हें कहो यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर आयशा मारवा को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो उससे पहले ही यहाँ पर रेखा मौसी अनिका और रोहित को बुला लेना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी हालत में सिर्फ रोहित और अनिका ही थे जो उन्हें अच्छे से संभाल सकते थे। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही वो सर्वेंट भी अपना सिर झुकाकर हाँ कह देता है। इधर रेखा मौसी अब करण गुलेरिया से कहती है कि आप अभी आयशा के पास जाकर ही उसे संभालिए, संभालिए कि वो खुद को संभाले, क्योंकि ऐसे करने से तो धनंजय पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएंगे ना। और ये तो हम भी जानते हैं कि आयशा की हालत खुद कैसी है। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं मैं क्या आयशा से कहूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आयशा को कैसे कुछ कह सकता हूँ, जबकि इस वक्त मुझे ही कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। वहाँ अब तक वो सर्वेंट अब रोहित और अनिका के रूम के पास आ जाता है और वो उनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। वहाँ अंदर जब दोनों के ही कानों में अब आवाज आई दरवाजे को नॉक करने की, तब अब अनिका ने रोहित से कहा मिस्टर मारवा मैं देखती हूँ कि कौन है। ये कहते हुए ही अब अनिका दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। जब अनिका अपने रूम के दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलती है तो वो सामने सर्वेंट को देखती है। सर्वेंट जैसे ही अब अनिका को देखता है तो सर्वेंट अब उन्हें ग्रीट करता है। इधर अब अनिका भी उसका ग्रीट लेती है। अब उस सर्वेंट को देखकर अब अनिका कहती है क्या हुआ है, क्या कुछ काम है। अनिका की बात का जवाब देते हुए वो सर्वेंट उससे कहता है मैम सॉरी, वो आपको और सर को ऊपर बुलाया गया है, आयशा मैडम भी वहां पर आई हैं। ये सुनते ही अब अनिका ने उससे कहा है के ठीक है तुम अपना काम करो, मैं देखती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब वो सर्वेंट फिर से वहां पर अपना सिर झुकाकर वहां उनके सामने फिर वहां से चला जाता है। और अनिका भी अब अंदर आकर अब रोहित से कहती है मिस्टर मारवा हमें पापा के रूम में अभी के अभी जाना होगा, सभी लोग वहीं पर ही हैं, आयशा मारवा भी। अनिका ने अब रोहित के सामने ये सारी बातें बता दी थी जो कि सर्वेंट ने उसे कही थी। आयशा माँ का नाम सुनते ही अब रोहित ने अब अनिका से कहा क्या माँ भी, पता नहीं पापा को देखकर माँ कैसा ही रिएक्ट करेगी। अनिका हाँ हमें अभी ये जल्दी से चलना चाहिए, क्योंकि माँ की इससे पहले तबीयत खराब हो या माँ कुछ भी ऐसा कोई भी रिएक्ट करे तो उससे पहले ही हमें माँ को संभालना होगा, और शायद इसीलिए ही हम दोनों को वहाँ पर बुलाया होगा। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब अनिका कहती है कि वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा ना मिस्टर मारवा, मेरे ख्याल से अब हमें जल्द से जल्द वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होगा उसके बारे में अभी हमें कुछ भी नहीं पता। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों ही अब धनंजय पीरामल के रूम की तरफ जाने लगते हैं। दोनों अब उसके तेज कदमों से बढ़ते हुए अब धनंजय पीरामल के कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों अभी अपने रूम से निकल कर जा ही रहे थे कि तभी अब भूमिका के रूम से बाहर अब अलेक्जेंडर निकल रहा था। अपने मोम और डैड को कहीं इस तरह से तेजी से जाता हुआ देखकर अब वो उनसे पूछता है आप दोनों कहाँ जा रहे हो मोम और डैड, क्योंकि आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं हड़बड़ी में जा रहे हो, क्या कुछ हुआ है, क्या दादू तो ठीक है ना। अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए अनिका कहती है बेटा हम आपके दादाजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अब अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है मोम, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, क्योंकि अगर मैं वहां पर दादू से मिलने के लिए गया तो कहीं वो फिर से मुझे पकड़ तो नहीं लेंगे ना और मुझे फिर से बच्चों की तरह प्यार करने लगेंगे। एंड यू नो मोम आई डोंट लाइक दिस ऑल द थिंग्स, क्योंकि आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं ना मोम। अब अलेक्जेंडर की इस बात को सुनकर अब अनिका अच्छे से समझ जाती है कि अलेक्जेंडर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई उसे बच्चों की तरह ट्रीट करे।
इसलिए अलेक्जेंडर की इस बात को समझते हुए अब वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। इधर अनिका को ऐसे उसकी बात में सहमति देते हुए देखकर अब अलेक्जेंडर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से कहता है कि मॉम, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अब अनिका अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुनते ही अब अनिका कहती है, कौन सी रिक्वेस्ट? तुम मुझे खुल के बताओ, क्या चाहते हो तुम? इसलिए अब अलेक्जेंडर अनिका के हाथों को पकड़कर अब कहता है, मॉम, क्या आप एक ऐसा सेंसर वाला गैजेट्स बना सकती हो जिससे कि इस पैलेस में लगाने से कोई भी अननोन पर्सन इस पैलेस में इंटर ना करे, और अगर करे तो हमें उसका पता चल जाए। अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर तो अब अनिका एकदम से तो हैरान होती है कि आखिर अलेक्जेंडर को किसके ऊपर ऐसा शक है कि कौन बाहरी इंसान यहाँ पर आएगा। लेकिन अब वो उसकी बात को समझने की कोशिश करते हुए वो उससे कहती है, बेटा, मैं बना तो सकती हूँ, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपको ये क्यों चाहिए ऐसा सेंसर? क्योंकि यहाँ पर पैलेस में तो वैसे भी बहुत सारी सेफ्टी है, तो फिर यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, फिर भी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अब इस बात का जवाब देते हुए अलेक्जेंडर कहता है कि फॉर सेफ्टी रीजन मॉम। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है, मैं उसे बनाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर उसके बाद तुम्हारा जहां मन करे तुम उसे फिक्स कर देना, और उसका कंट्रोल तुम बच्चे अपने नानू को दे देना, खुद इसका कंट्रोल अपने हाथ में बिल्कुल भी मत लेना। यहाँ अब अनिका इस बात से अनजान थी कि अलेक्जेंडर के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर के दिमाग में कोई नॉर्मल चीज तो चल नहीं रही थी, बल्कि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि यहाँ तीनों बच्चे अभी अपनी नानी को यहाँ रोकने का प्लान बना रहे थे। अलेक्जेंडर अभी अपने मॉम और डैड से फिर से कहता है, आप दोनों यहाँ से जाइए, क्योंकि मैंने आप दोनों को यहाँ पर रोक कर डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन अभी आप जाइए, मैं बस भूमिका बुआ को बता देता हूँ। अब अलेक्जेंडर की ये बात सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही हाँ में अपना सिर हिलाते हैं, और वो अब उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए उसे सहलाते हैं, और फिर वो दोनों एलिवेटर के पास जाने लगते हैं। इधर अब अलेक्जेंडर भी आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो दोनों अभी एलिवेटर में जाते हैं तो वो अब 3rd फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। तो वहीं अब तक अलेक्जेंडर ने अभी वहां पर मौजूद सभी को बता दिया था कि मॉम और डैड दादाजी के रूम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भूमिका अभी भी रिया के साथ बातें करने में लगी हुई थी। बच्चे अभी इधर ही थे, इसलिए अब अलेक्जेंडर यहाँ पर उसके कमरे में आकर उन्हें ये अब इन्फॉर्मेशन दे देता है। अलेक्जेंडर के मुंह से ये सब सुनते ही अभी भूमिका ने कहा कि चलो फिर तो हम भी वहां पर चलते हैं, क्योंकि अगर सच में ताऊ जी को होश में आ गया तो मैं तो उनसे जरूर मिलना चाहती हूँ, इसलिए चलो अभी जल्दी। ये कहते हुए ही वो सभी अब भूमिका के रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। जैसे वो भूमिका के रूम से निकलते हैं तब अब रिया कहती है कि आप सभी जाइए, मैं बस अपनी बेस्ट फ्रेंड को लेकर वहां पर आती हूँ। रिया की ये बात सुनते ही अब सभी भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और वो सभी अभी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ अपने रूम में बैठे हुए इंस्पेक्टर अब्बास अभी एक गहरी सोच में ही थे। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि शायद उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जब से उन्होंने धनंजय पीरामल को देखा था, उन्हें आज भी याद था कि कैसे अपने मिशन के लिए उन्होंने रेसलिंग चैंपियनशिप का फाइनल मैच छोड़ दिया था, और वो यहाँ आ गए थे, और फिर वो पहली बार राजमहल में धनंजय पीरामल से यहीं पर मिले थे। धनंजय पीरामल की सूझबूझ से वहाँ उस समय इंस्पेक्टर अब्बास काफी इम्प्रेस थे। इनफैक्ट वो जिस मिशन के लिए यहाँ आए हुए थे उस मिशन को लीड धनंजय ही कर रहे थे, और उसके बाद करण गुलेरिया भी उनके साथ ज्वाइन हो गए थे। लेकिन उनके मन में अभी भी यही सवाल थे कि जब सच के इतने करीब पहुंचकर भी जब इंस्पेक्टर अब्बास को लग रहा था कि वो और उसकी टीम अभी इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर लेंगे, और इंस्पेक्टर अब्बास उनका वेट कर ही रहे थे, कि तभी उन्हें अचानक से खबर मिली थी कि धनंजय पीरामल पर मर चुके हैं। उन्हें उनकी मौत की खबर मिली थी। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी उनके साथ ऐसा कुछ भी होगा। उस समय उनकी मौत की खबर से इंस्पेक्टर अब्बास को भी बहुत ही बुरा लगा था, लेकिन वो उस समय कर भी क्या सकते थे, क्योंकि उन्हें तो असली बात का पता भी नहीं था कि सच में उनके साथ हुआ क्या है। यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास के
मन में बहुत सारे ही सवाल चले हुए थे। एक तरफ जहां पर उस समय इंस्पेक्टर अब्बास को धनंजय की मौत की खबर मिली थी, तो वहीं उस समय उसे करण गुलेरिया की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसकी भी खबर मिल गई थी। और फिर इंस्पेक्टर अब्बास अब इस मिशन को अकेले ही पूरा करने का उस समय इंस्पेक्टर अब्बास ने सोचा था, लेकिन क्योंकि इस मिशन को इन धनंजय ही लीड कर रहे थे, तो इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास अकेले इस मिशन को पूरा ही नहीं कर पाए थे। उन्होंने काफी लंबा इंतजार किया था। इवन उन्होंने आज तक इंस्पेक्टर अब्बास ये जान भी नहीं पाए थे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि जब उन्हें उसकी मौत की खबर मिली थी तो इंस्पेक्टर अब्बास ने अपने लेवल पर बहुत ही जांच पड़ताल करने की कोशिश की थी कि आखिर धनंजय के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उनकी मौत हो गई, और आखिर क्या वजह है कि जो करण का भी इतना बुरा हाल हो रखा था। धनंजय ने यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास लेकिन उसका ये खबर तक निकालने में भी कामयाब नहीं हो पाए थे। क्या मिस्टर धनंजय पीरामल अब बता सकते हैं कि वो सच तक पहुंच गए हैं, जिसे जानने के लिए इंस्पेक्टर अब्बास पेरिस आए हुए थे। वो तो जानते ही नहीं थे कि आखिर उस दिन धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया के साथ क्या क्या हुआ था, क्योंकि इंडिया आने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने बहुत ही कोशिश की थी कि वो करण गुलेरिया से मिल लें, लेकिन वो उनसे मिल ही नहीं पाए थे, क्योंकि एक बात तो वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि अगर धनंजय पीरामल अब इस दुनिया में नहीं रहे तो हो ना हो करण गुलेरिया उन्हें सच जरूर बता सकते हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, वो करण गुलेरिया से भी मिल ही नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ अब तक सभी धनंजय पीरामल के रूम में आ जाते हैं, तो इधर अब अलेक्जेंडर अब भूमिका के पीछे छुप जाता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी उसे भूमिका और बच्चों के साथ वहां पर आना पड़ा, लेकिन उसके दादा की नजर उस पर ना जाए, इसलिए वो भूमिका के पीछे छिप जाता है ताकि उसके दादा फिर से उसे पकड़कर ऐसे बच्चों की तरह उसके साथ ट्रीट ना करे। इस बार वो यहाँ पर अलेक्जेंडर ने सोच लिया था कि वो अपने दादा के सामने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इधर रोहित अपनी माँ के पीछे आकर अब खड़ा हो गया था, और अब वो अपने हाथों को अपनी माँ के कंधे पर रखकर अब कहता है, डोंट वरी माँ, पापा पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, आपको विश्वास तो है ना अनिका पर। अब रोहित जैसे ही आयशा मारवा ने पीछे की तरफ देखा तो रोहित को वहां पर देखकर अब आयशा मारवा हाँ में अपना सिर हिलाती है, और ये सुनते ही आयशा मारवा ने भी कहा, तुम्हें कब पता चला था रोहित कि ये तुम्हारे पापा हैं, क्योंकि क्या तुम्हें पहले से ही इस बात के बारे में पता था। अब अपनी माँ के इस सवाल पर अब रोहित कहता है, माँ हम इस बारे में बाद में बातें करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है और शायद आपको भी मुझसे पूछनी होगी। अब ये सही समय नहीं है, इसके लिए भी हम बाद में बातें कर सकते हैं। यहाँ करण गुलेरिया बीती रात ही पता चला था कि रोहित हंसराज मारवा का नहीं बल्कि धनंजय का बेटा है। जैसे ही करण गुलेरिया को बीती रात जब उन्हें धनंजय के बारे में पता चला था तो ये सच जानकर तो करण गुलेरिया को एक 440 वोट का एक झटका लगा था, क्योंकि इतने सालों से आज तक करण गुलेरिया तो रोहित के बारे में इतना जानते थे कि वो मारवा परिवार का बेटा है, वो हंसराज मारवा का बेटा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो उन्हीं के एक सच्चे सगे दोस्त धनंजय का ही बेटा है, क्योंकि उन्होंने तो रोहित को कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से पूरा संसार उन्हें हंसराज का बेटा समझ रहे थे, वैसे ही यहाँ पर रोहित को वो भी हंसराज का ही बेटा समझ रहे थे। और उनकी परीक्षा लेने के लिए जब अनिका की शादी रोहित से हो रही थी तो यही हंसराज का बेटा समझकर ही करण गुलेरिया ने रोहित को बहुत ही परेशान किया था। अब करण गुलेरिया अपने पश्चाताप में ही थे कि अगर उन्हें पहले से ही पता होता कि रोहित उनके दोस्त धनंजय का ही बेटा है तो फिर तो वो खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ रोहित के हाथ में दे देते, वो रोहित की इस तरह से इतनी सारी परीक्षाएं नहीं लेते। करण को अब अपने दोस्त को अपनी जिंदगी में वापस पाने की खुशी तो बहुत ज्यादा ही थी, लेकिन साथ के साथ उन्हें ये डर भी था कि अगर रोहित ने अपने पापा को सच बता दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये धनंजय मेरी पोल खोल दे, क्योंकि अब उन्हें भी अपने पास्ट के बारे में अब सब कुछ याद आने लगा था, क्योंकि धनंजय उसके और स्वाति के रिश्ते के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए अब वो यही सोचते हैं कि अगर धनंजय मेरी पोल खोल देगा तो मुझे अब अपने दोस्त को उस पोल को खोलने से रोकना पड़ेगा। इसलिए वो भगवान से प्रे करता है कि बस धनंजय एक बार फिर से सही सलामत ठीक हो जाए। अब वो भगवान से यही प्रे करता है। यहाँ अभी सभी की नज़र अभी भी धनंजय पर ही थी। सभी अब उसके होश में आने का ही वेट कर रहे थे।
कि तभी जैसे ही अब धनंजय अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। धनंजय अब पहले तो अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा खोलता है, लेकिन जब उसकी आंखें अब खुल जाती है तो जैसे ही सभी की नजर अब धनंजय पर गई तो सभी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। सभी को वहां पर देखकर अब धनंजय अपने आसपास जो भी कुछ हो रहा था उसे अब समझने की कोशिश कर रहा था। वहां पे मौजूद हर एक आदमी के चेहरे की तरफ अब धनंजय देख रहा था। जैसे उसने सभी की तरफ देखा तभी उसकी नजर अब सामने बैठी हुई आयशा मारवा पर गई, जो वहां पर बड़ी बड़ी आंखों से बस उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके हाथों पर अब आयशा ने अपना हाथ रखा हुआ है। धनंजय को जैसे ही ये एहसास हुआ तब धनंजय ने अपने हाथ पर से अब आयशा का हाथ एकदम से हटा देता है, क्योंकि धनंजय अब अपने हाथ को आयशा के हाथ से एकदम से खींच लेता है और अब वो आयशा मारवा से कहता है, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे से दूर हटिए, आप मेरे से दूर रहिए। आप हमारे भाई की पत्नी हैं, इसलिए आप अपनी मर्यादा में रहिए। अब धनंजय के मुंह से ये सब सुनते ही अब आयशा की नज़र एकदम से झुक जाती है और अब वो अपनी जगह से उठकर वहां से जाने ही लगती है, क्योंकि कहने को तो आयशा मारवा भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों के बीच में वो कुछ कह नहीं पा रही थी। इसलिए वो क्योंकि उससे अब धनंजय के सामने नहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि वो उसकी नफरत को, उसकी कड़वी बातों को अब ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो वहां से उठकर जाने ही लगती है कि तभी अब आयशा को रोककर अब रोहित कहता है, रुक जाइए माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। कहाँ जा रही हैं आप? रोहित की आवाज़ जैसे ही अब धनंजय के कानों में गई और रोहित ने अब आयशा को माँ पुकारा तो वो अब अपनी नज़रों को रोहित के ऊपर जमा देते हैं। रोहित को की तरफ उसकी नजर जाते ही अब धनंजय बड़े ही ध्यान से लेटे हुए अब बस रोहित को ही देखते हैं। वो उस शख्स से अब कहते हैं जो कि उनके सामने अभी आयशा के साथ खड़ा हुआ था। कुछ ही देर तक अब हैरानी से रोहित को ऐसे देखने के बाद अब वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम आयशा को तुम माँ क्यों बोल रहे हो? और आयशा, रोहित कहाँ पर है? मुझे रोहित से मिलना है। कुछ देर पहले तो रोहित मेरे ही साथ था, तो अब रोहित कहाँ गया? मुझे उससे मिलना है, इसलिए तुम बस रोहित को ही बुलाओ। बताओ कहाँ लेकर गई हो तुम उसे? देखो, तुम इस बार मेरे बेटे को मुझसे दूर बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि जितना उस पर तुम्हारा हक है वो मेरा भी तो उतना ही बेटा है। ये सुनते हुए अब अलेक्जेंडर धीरे धीरे अभी भूमिका के पीछे से निकलकर अब जाने लगता है कि तभी अब धनंजय पीरामल की नज़र अब ऐसे छुप कर जाते हुए अलेक्जेंडर पर जाती है। तो अलेक्जेंडर को देखकर अब उसे अब वो रोहित कहकर आवाज लगाकर बुलाते हैं। अब धनंजय अलेक्जेंडर को देखकर कहते हैं, रोहित रोहित बेटा इधर आओ। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर जो कि अभी छिप कर जा रहा था वो अपने पैरों को वहीं पर ही रोक लेता है। वो वहीं रुक गया और अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दादाजी अपने दोनों ही बाहें अब फैलाकर उसे ही अपने पास बुला रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसे देखकर यहाँ पर अलेक्जेंडर अब दौड़कर उस तरफ जाता है और अब वो रोहित को जोर का हक करते हुए ही कहता है, डैड डैड प्लीज प्लीज डू समथिंग ना, नोट नाउ दिस टाइम। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा, अरे तुम उसे डैड क्यों कह रहे हो? देखो बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारा पापा मैं ही हूँ, इसलिए तुम इसे क्यों डैड कह रहे हो? अब तक रोहित भी अपने पापा की स्टेट ऑफ माइंड को अच्छी तरह से समझ चुका था। वो अनिका को देखते हुए अब उसकी आंखों में रिक्वेस्ट करता है। इधर अनिका भी अभी रोहित को ही देख रही थी और अब वो समझ जाती है कि रोहित उसे क्या कहना चाहता है। इसलिए उसकी बातों को समझते हुए अनिका अब धनंजय के पास आती है और अब वो उसके पास आकर कहती है, क्या आप जानते हैं कि आपका नाम क्या है? अब अनिका के इस सवाल को सुनकर अब धनंजय पीरामल बड़ी हैरानी से ही सामने बैठी हुई अनिका को जिसे वो स्वाति ही समझ रहा था वो अब उसे कहता है, स्वाति तुम ये कैसा सवाल कर रही हो? क्या तुम मुझे क्या समझ रही हो? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं कौन हूँ। धनंजय पीरामल की बात को सुनकर अब अनिका उसे फिर से कहती है, अगर आपको सब कुछ याद है मतलब कि आपका दिमाग ठीक है और अब मैं आपको एक सच बताने जा रही हूँ। अब अनिका के मुंह से ये सब सुनकर अब धनंजय हैरान होता है और वो हैरानी से बस अनिका की तरफ देखता है। लेकिन अनिका को अब ऐसे चुप होता हुआ देखकर अब धनंजय कहता है, स्वाति बोलो ना, तुम्हें कब से सोचना पड़ गया? अरे तुम तो इतनी बेबाक होती थी कि तुम्हें जो भी बोलना होता था तो तुम उस इंसान के चेहरे पर ही बोल देती थी, तो आज तुम्हें इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? तुम बोलो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
धनंजय की ये बात सुनकर अनिका, जो अभी तक कुछ सोच रही थी कि वो कैसे इस बात को बताए, अब वो धनंजय से अब कहती है, देखिए आप पिछले 15 साल से कोमा में थे। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल बस फटी हुई आंखों से ही अपने सामने बैठी हुई अनिका को ही देख रहे थे और अब वो उसे कह रहे थे कि ये क्या बकवास कर रही हो तुम। इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, इवन मैं सच कह रही हूँ जो कि आपको नहीं पता। और मैं सवाती नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे सवाती समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सवाती नहीं, मैं उनकी बेटी अनिका हूँ, जिस छोटी सी अनिका के आप शायद जानते हो और जिसे आप रोहित समझ रहे हैं, वो रोहित नहीं बल्कि आपके बेटे रोहित का बेटा अलेक्जेंडर है, जिसकी हूबहू शक्ल रोहित से मिल रही है। यहाँ धीरे धीरे अब अनिका धनंजय पीरामल को अब सभी की ही पहचान करवा रही थी, क्योंकि यहाँ पर धनंजय पीरामल के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसे तो सच में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ अनिका की बातें अब धनंजय के कानों में तो जा रही थी, लेकिन उसकी नज़र तो सिर्फ सामने खड़े कभी रोहित पर जाती है तो कभी अलेक्जेंडर पर, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी बातें कान तक जरूर जा रही हैं, लेकिन वो उन्हें समझना नहीं चाहता। वो बस घूर घूर कर रोहित और अलेक्जेंडर को ही देख रहा था। अलेक्जेंडर को देखकर इतने सालों का सफर अब उन्होंने एक पल में ही पार कर लिया था। इस चीज का उन्हें पश्चाताप हो रहा था, और इससे पहले कि धनंजय अब रोहित को आवाज लगाता कि तभी उसके कानों में अब बड़ी रानी की आवाज आती है। बड़ी रानी कहती है, भाई आप ठीक तो है ना, कैसे हैं आप। अपनी बहन की आवाज को सुनकर अब धनंजय उस तरफ देखते हैं तो उसके सामने बड़ी रानी, कविनालिशा, प्रिंसेस लतिका और एक साथ रिया खड़ी थी। इन चारों को वहां पर देखकर अब वो बड़ी रानी को तो पहचानते थे, लेकिन अब उन बाकी को नहीं पहचानते थे, क्योंकि वो ना कविनालिशा को जानते थे, ना लतिका को और ना ही रिया को। बड़ी रानी अब जल्दी से धनंजय के पास आकर अब वो कहती है, कैसे हैं भाई आप, तबीयत कैसी है अब आपकी। अपने भाई को ऐसे देखकर अब बड़ी रानी की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि जिस भाई को उसने आज तक मरा हुआ समझा था, जब अचानक से वो भाई उसके सामने आए तो बड़ी रानी भी अब टूट चुकी थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उनके भाई की हालत अभी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अब अपने आप को कंट्रोल तो किया हुआ था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। धनंजय बस अब बड़ी रानी को देखता है और अब वो उसे कहता है, रेवती तुम रो क्यों रही हो, रोना बंद करो, देखो अभी मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब चलो मुझे बताओ कि तुम्हारी वो प्यारी सी नन्ही सी आलिसा कैसी है, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले बस उसी के बारे में पूछना है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती हैं, अब आपकी नन्ही सी आलिशा बहुत ही बड़ी हो गई है भाई, और अब वो कोई नन्ही सी परी नहीं बल्कि अब वो फ्रांस की रानी भी बन गई है, और हम अब बड़ी रानी बन गए हैं। अब तक आलिशा भी अपनी माँ के पीछे आ जाती है, और अब वो कहती है, मामा जी पहचाना आपने कि हम कौन हैं। इससे पहले कि धनंजय इस बात का जवाब देते कि तभी अब आलिशा ने ही कहा, खैर हम आपको हिंट देते हैं, आप खुद ही पहचान लेना। इतना सुनने के बाद ही अब धनंजय एकदम से ही कहते हैं, तुम आलिशा हो मेरी बच्ची, अच्छा लगा सुनकर कि तुम अब रानी बन गई हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। ये सुनते हुए ही अब धनंजय की नजर अब सामने खड़े अपने दोस्त करण गुलेरिया पर जाती है, जो कि बस अब फटी हुई आंखों से धनंजय को ही देख रहा था। जैसे ही उसकी नजर अब करण पर जाती है तो अब वो सभी से ही कहते हैं कि मुझे करण से अकेले में कुछ बात करनी है, क्या आप सभी कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे प्लीज, क्योंकि जो बात मैं अपने दोस्त से करना चाहता हूँ वो मेरे और इसके बीच की बातें होगी। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब आकाश ने कहा, इसमें प्लीज की कोई भी बात नहीं है, आप आराम से बात कर लीजिए, इसके बाद तो हम सभी का आपसे मिलना तो लगा ही रहेगा, क्योंकि अब आप पूरी तरह से ठीक हैं, तो हम एक दूसरे के साथ बाद में अपना इंट्रोडक्शन कर लेंगे। आकाश की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल रोहित को रोकते हुए ही कहता है, अगर मुझे तुमसे मिलना हो तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा। धनंजय की बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है कि मैं अभी बच्चों के रूम में हूँ, जब आपकी पापा से बात हो जाए तो आप उन्हें कहिएगा कि वो मुझे बता दें, जैसे ही पापा मुझे यहाँ पर बताएंगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ये सुनते ही अब रोहित वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिर्फ अनिका ही जानती थी कि इस वक्त रोहित क्या फील कर रहा होगा।
इस बार सभी बच्चों के रूम की तरफ ही जाने लगते हैं। इधर धनंजय अब करण गुलेरिया से कहता है, करण प्लीज दरवाजा बंद कर दो। ये सुनते ही अब करण भी जल्दी से जाता है, दरवाजे की तरफ जाता है और अब वो उसके पास जाकर उसे बंद कर देता है। और अब वो धनंजय के पास आकर कहता है, क्या हुआ है मेरे दोस्त, बोलो क्या कहना चाहते हो। ये सुनते ही अब धनंजय अब करण से कहता है कि स्वाति कहाँ है, क्या तुम स्वाति के बारे में जानते हो, क्योंकि अगर सब यहाँ पर है तो करण प्लीज मुझे बताओ स्वाति कहाँ है, क्योंकि स्वाति अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आई है।